स्वागत है आपका पट्टी पथट पठंती यूपीएससी में, जहां हम सब मिलकर सीखते हैं। नमस्कार, यूपीएससी पॉलिटी पीपीपी यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बेहद, आप कह सकते हैं बुनियादी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 3 यानी संविधान की अवधारणा, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ये वो चैप्टर है जो पूरी पॉलिटी की समझ की नींव रखता है। हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं रटेंगे, बल्कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये संविधान होता क्या है, क्यों किसी देश को इसकी जरूरत पड़ती है, और एक इफेक्टिव संविधान, एक अच्छा संविधान कैसा होना चाहिए। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र का आईना है, उसकी आत्मा है, ऐसा कहा जा सकता है। ये तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और राज्य का चरित्र कैसा होगा। चलिए शुरू करते हैं इसकी परतें खोलना। सबसे पहले संविधान का अर्थ और उसके कार्य। ये किसी भी देश का सर्वोच्च कानून, यानी एक तरह का सुप्रीम लॉ है। बिल्कुल। और यूपीएससी के नजरिए से देखें तो संविधान के फंक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। लक्ष्मीकांत बताते हैं कि इसके कई महत्वपूर्ण फंक्शंस हैं। पहला, ये नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज, घोषित करता है और उन्हें परिभाषित करता है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, ये पॉइंट अहम है। प्रीलिम्स में अक्सर सवाल बनता है कि संविधान इनमें से क्या-क्या कार्य करता है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि संविधान सिर्फ सरकार को ही नहीं, बल्कि नागरिकों को भी गाइड करता है। और दूसरा कार्य, दूसरा, ये देश की राजनीतिक संस्थाओं जैसे विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी, इनकी स्थापना करता है और उनके कामकाज को रेगुलेट करता है। मतलब कौन कानून बनाएगा, कौन लागू करेगा और कौन उनकी व्याख्या करेगा, ये सब संविधान तय करता है। अच्छा। तीसरा, ये सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कहते हैं, वो करता है। भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो इसी पर आधारित है। और ये शक्तियों का बंटवारा टकराव रोकने और शासन को सुचारू बनाने के लिए कितना जरूरी है, ये तो हम अक्सर देखते ही रहते हैं। निश्चित रूप से। चौथा फंक्शन, कुछ संविधान राज्य की आधिकारिक धार्मिक पहचान तय कर सकते हैं। हालांकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, मतलब सेक्युलर राष्ट्र है, जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। हाँ, ये भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। और पांचवा, संविधान राज्य को कुछ विशेष सामाजिक आर्थिक लक्ष्य हासिल करने के लिए दिशा निर्देश दे सकता है। जैसे हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, डीपीएसपी जिन्हें कहते हैं, जो एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं। ये सारे फंक्शंस मिलकर दिखाते हैं कि संविधान देश के शासन का एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करता है। सही कहा। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि देश के आदर्शों और आकांक्षाएं भी बताता है। अब एक अहम सवाल पर आते हैं, जिसे मेंस में भी पूछा जा सकता है। एक प्रभावी और स्थायी संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? What makes a constitution good or effective in the long run? लक्ष्मीकांत कुछ गुणों का जिक्र करते हैं। पहला है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। हाँ, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। संविधान की भाषा ऐसी हो जो आसानी से समझी जा सके, ताकि उसकी व्याख्या, उसके इंटरप्रिटेशन में भ्रम ना हो। बिल्कुल। दूसरा गुण है संक्षिप्तता, यानी ब्रेविटी। हालांकि भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है, फिर भी सिद्धांत यह है कि संविधान अनावश्यक विस्तार से बचे। लेकिन संक्षिप्तता के साथ साथ तीसरा गुण भी जरूरी है, व्यापकता, कॉम्प्रहेंसिवनेस जिसे कहते हैं। सही। मतलब संविधान इतना कॉम्प्रहेंसिव हो कि शासन के सभी जरूरी पहलुओं को कवर करे, कोई महत्वपूर्ण क्षेत्र छूट न जाए। इसमें एक संतुलन साधना होता है ना। बिल्कुल। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण गुण है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए। समाज और समय की जरूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए, वरना वो अप्रासंगिक हो जाएगा। ठीक है। पांचवा गुण है अधिकारों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख और उनकी सुरक्षा का प्रावधान एक अच्छे संविधान की पहचान है, जैसा हमारे फंडामेंटल राइट्स करते हैं। और इन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? यहीं पर छठा गुण आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही संविधान की सच्ची संरक्षक हो सकती है और सरकार को मनमानी करने से रोक सकती है। ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। सही बात है। और आखिरी 7वां गुण है उपयुक्तता, सूटेबिलिटी।
संविधान देश की विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों मतलब सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अनुकूल होना चाहिए। किसी दूसरे देश के संविधान की सिर्फ नकल कर लेना काम नहीं करता। हाँ, ये जरूरी है। तो ये सारे गुण क्लैरिटी, ब्रेविटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सूटेबिलिटी ने सिर्फ मेंस के उत्तर को स्ट्रक्चर करने में मदद करते हैं, बल्कि प्रीलिम्स में भी कीवर्ड्स के तौर पर पूछे जा सकते हैं। ये तो हुई एक अच्छे संविधान की पहचान। लेकिन दुनिया भर के संविधान एक जैसे नहीं होते। उन्हें अलग अलग आधारों पर क्लासिफाई भी किया जाता है। लक्ष्मीकांत 2 मुख्य आधार बताते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी वो बने कैसे। हाँ, उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह के संविधान होते हैं, विकसित यानी इवॉल्व्ड और निर्मित यानी इनैक्टेड। विकसित संविधान वो है जो धीरे धीरे सैकड़ों सालों में परंपराओं, कन्वेंशंस, न्यायिक फैसलों, जुडिशियल डिसीजंस और संसदीय कानूनों, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट से विकसित हुए हैं। इनका कोई एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं होता जिसे किसी संविधान सभा ने बनाया हो। ब्रिटेन का संविधान इसका क्लासिक उदाहरण है। इसे अक्सर अलिखित, अनरिटन संविधान भी कहते हैं। अच्छा, तो अलिखित का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये कि वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कॉडिफाई नहीं किया गया है, यही ना? बिल्कुल सही। उसमें भी लिखित कानून, मैग्ना कार्टा जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल होते हैं, पर वो एक जगह संकलित नहीं है और न ही किसी एक समय पर बनाए गए। दूसरी तरफ है निर्मित, एनैक्टेड संविधान। इन्हें एक विशेष समय पर एक विशेष संस्था द्वारा, आमतौर पर संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सोच समझकर बनाया और लागू मतलब अडॉप्ट एंड इनैक्ट किया जाता है। जैसे भारत का? हाँ, जैसे अमेरिका, भारत, फ्रांस के संविधान इसके उदाहरण हैं। ये आमतौर पर लिखित, रिटन होते हैं, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट के रूप में। तो रिटन वर्सेस अनरिटन का भेद काफी हद तक एनैक्टेड वर्सेस इवॉल्व्ड से जुड़ा है। प्रीलिम्स में ये अंतर पूछ लिया जाता है। ये वर्गीकरण समझने में आसान है। अब दूसरे आधार पे आते हैं जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर भारत के संदर्भ में, संशोधन प्रक्रिया के आधार पर, बेसिस ऑफ अमेंडमेंट प्रोसेस। लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने ये क्लासिफिकेशन दिया था, कठोर, रिजिड और लचीला, फ्लेक्सिबल। ये क्या है? कठोर, रिजिड संविधान वो होता है जिसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल हो। इसके लिए एक विशेष जटिल प्रक्रिया, एक स्पेशल प्रोसीजर अपनानी पड़ती है, जो साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से अलग और ज्यादा कठिन होती है। अमेरिका का संविधान इसका बेहतरीन उदाहरण है। वहां संशोधन के लिए कांग्रेस, यूएस पार्लियामेंट के 2/3 बहुमत के साथ साथ 3/4 राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए। बाप रे, 3/4 राज्य? हाँ, ये प्रक्रिया इतनी कठिन है कि 200 साल से ज्यादा में वहां सिर्फ 27 संशोधन हुए हैं। वाकई काफी कठोर है। और लचीला संविधान? लचीला, फ्लेक्सिबल संविधान वो होता है जिसमें संशोधन करना उतना ही आसान होता है जितना साधारण कानून बनाना। इसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। ब्रिटेन का संविधान लचीला माना जाता है क्योंकि वहां की संसद साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से संविधान में कोई भी बदलाव कर सकती है। वहां संविधान और साधारण कानून में कोई खास अंतर नहीं माना जाता। तो एक तरफ अमेरिका है जहां बदलाव बहुत मुश्किल है, दूसरी तरफ ब्रिटेन जहां बहुत आसान। अब भारत कहां आता है? यूपीएससी मेंस में अक्सर यह सवाल आता है, भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः कठोर है और ना ही पूर्णतः लचीला, बल्कि दोनों का समन्वय है। विवेचना कीजिए। The Indian Constitution is neither purely rigid nor purely flexible, but a synthesis of both. Discuss. ये बिल्कुल सही सवाल है और भारतीय संविधान की एक, आप कह सकते हैं, अनोखी खूबी है। हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि संविधान को बदलते समय के साथ अडैप्ट करना होगा, इसलिए उसे पूरी तरह रिजिड नहीं बनाया। लेकिन वे ये भी नहीं चाहते थे कि कोई भी सरकार अपनी मर्जी से आसानी से संविधान को बदल दे, इसलिए उसे पूरी तरह फ्लेक्सिबल भी नहीं रखा। उन्होंने बीच का रास्ता चुना, अ सिंथेसिस ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये संतुलन कैसे साधा गया है? वो कौन से प्रोविजंस हैं जो इसे कठोर और लचीला दोनों बनाते हैं? ये संतुलन मुख्य रूप से अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 के तहत दी गई संशोधन प्रक्रियाओं से आता है। आर्टिकल 368 2 तरह के संशोधनों की बात करता है। अच्छा। पहला, स्पेशल मेजॉरिटी।
संविधान के ज्यादातर प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से संशोधित किया जा सकता है। इसका मतलब है ए, प्रत्येक सदन लोकसभा और राज्यसभा की कुल सदस्यता का बहुमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और बी, प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये साधारण बहुमत से तो मुश्किल है। हाँ, ये प्रक्रिया साधारण बहुमत से ज्यादा कठिन है, इसलिए ये संविधान को थोड़ी कठोरता देती है। दूसरा, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स। संविधान के वो प्रावधान जो देश के संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, जैसे केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्रपति का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियां या खुद आर्टिकल 368, उन्हें संशोधित करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों हाफ ऑफ द स्टेट्स की विधानसभाओं की साधारण बहुमत से स्वीकृति रैटिफिकेशन भी जरूरी है। अच्छा, आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। हाँ, ये प्रक्रिया संविधान को काफी कठोर बना देती है। और कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जो साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं, आर्टिकल 368 के बाहर। हाँ बिल्कुल, संविधान के कुछ प्रावधान आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर हैं और उन्हें संसद साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से ही बदल सकती है, जैसे नए राज्यों का निर्माण, नागरिकता संबंधी प्रावधान, विधान परिषदों का गठन या समाप्ति वगैरह। ये प्रावधान संविधान को लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो मतलब 3 तरीके हो गए। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि भारत में 3 तरीके हैं संशोधन के: सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन। ये मिश्रण ही इसे यूनिक बनाता है। प्रीलिम्स के लिए ये तीनों प्रक्रिया हैं और कौन से प्रावधान किस प्रक्रिया से बदलते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, और मेंस के लिए इस सिंथेसिस का एनालिसिस करना महत्वपूर्ण है। ये समझना बहुत जरूरी था कि भारत ने ये मिला जुला रास्ता क्यों अपनाया। बहुत बढ़िया। अब एक और बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो अक्सर संविधान के साथ जुड़ा होता है, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सुनने में ये शब्द संविधान जैसा ही लगता है, पर क्या ये एक ही बात है या इसमें कुछ फर्क है? नहीं, ये एक ही बात नहीं है और ये अंतर समझना यूपीएससी के लिए क्रूशल है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक दस्तावेज है, नियमों का संग्रह है, लेकिन संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक विचारधारा है, एक सिद्धांत है। इसका मूल अर्थ है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। सीमित सरकार मतलब ये कि सरकार की शक्तियां असीमित ना हो, बल्कि संविधान द्वारा नियंत्रित और मर्यादित हो, कानून के दायरे में हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां संविधान है वहां संविधानवाद होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी नहीं। कई तानाशाही देशों में भी बड़े अच्छे दिखने वाले संविधान हो सकते हैं कागज पर, लेकिन अगर वहां सरकार की शक्तियों पर कोई वास्तविक सीमा नहीं है, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है और कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो वहां संविधान तो है पर संविधानवाद नहीं है। अच्छा, संविधानवाद असल में मनमानी, आर्बिट्ररी, तानाशाही, डिस्पोटिक या अधिनायकवादी अथॉरिटेरियन शासन का विलोम है। ये कहता है कि शासन कानून के अनुसार चलना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति या समूह की मर्जी से। इसे और स्पष्ट करें, ये कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ क्या है जो आप कह रही हैं कि संविधानवाद का आधार है? व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक, कानून से ऊपर नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ। सरकार को भी अपनी शक्तियां कानून के दायरे में रहकर ही इस्तेमाल करनी होंगी। ये रूल बाय लॉ से अलग है। रूल बाय लॉ से अलग कैसे? देखिए, रूल बाय लॉ का मतलब हो सकता है कि सरकार कानून का इस्तेमाल करके शासन कर रही है, लेकिन वो कानून खुद अन्यायपूर्ण या मनमाना हो सकता है। हिटलर ने भी कानूनों के जरिए ही शासन किया। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून निष्पक्ष होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए और सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। प्रेडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ये बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नॉट जस्ट रूल बाय लॉ बट रूल ऑफ लॉ, इंश्योरिंग लिमिटेड एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। क्या संविधानवाद के कुछ निश्चित तत्व हैं, जैसे हमने अच्छे संविधान के गुण देखे थे? हाँ, संवैधानिक विद्वान लुई हेनकिन ने संविधानवाद के कुछ प्रमुख तत्व बताए हैं। ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा तत्व संविधानवाद का हिस्सा है या नहीं। मोटे तौर पर यह है: पहला, पॉपुलर सॉवरेनिटी,
यानी सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है। ठीक है। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तीसरा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच। चौथा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। पांचवा, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्ति के अधिकारों, खासकर अल्पसंख्यकों का सम्मान। ओके। छठा, सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, सेना पर नागरिक सरकार का नियंत्रण। सातवां, पुलिस गवर्न बाय लॉ, पुलिस का कानून और न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम करना। और आठवां, कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट पावर, सरकार की शक्ति पर नियंत्रण, जैसे चेक्स एंड बैलेंसेस वगैरह। ये सारे तत्व मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां सरकार शक्तिशाली तो हो ताकि वो काम कर सके, लेकिन निरंकुश, एब्सोल्यूट ना हो, उस पर लगाम रहे। तो संक्षेप में संविधान एक ढांचा है और संविधानवाद उस ढांचे की आत्मा है जो सुनिश्चित करती है कि शक्ति का दुरुपयोग ना हो। एकदम सही कहा। संविधानवाद असल में संविधान के पीछे की भावना, उसकी स्पिरिट है। ये सिर्फ दस्तावेज में लिखे शब्दों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर और संवैधानिक परंपराओं, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस पर भी निर्भर करता है कि वो कितना मजबूत है। तो आज की चर्चा में हमने एम लक्ष्मीकांत के अध्याय 3 के आधार पर संविधान की अवधारणा को यूपीएससी के नजरिए से खंगाला। हमने समझा कि संविधान क्या है और इसके कार्य क्या हैं, फंक्शंस। हमने एक अच्छे संविधान की गुण देखे, क्वालिटीज लाइक क्लैरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, राइट्स एटसेट्रा। फिर हमने संविधानों का वर्गीकरण समझा, खास करके विकसित बनाम निर्मित, इवॉल्व्ड वर्सेस इनैक्टेड, लिखित बनाम अलिखित, रिटन वर्सेस अनरिटन, और कठोर बनाम लचीला, रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल। और हमने भारत के अनोखे मिश्रण, सिंथेसिस ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को आर्टिकल 368 के संदर्भ में समझा, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखने वाली बातें, संशोधन की 3 प्रक्रियाएं, सिंपल, स्पेशल, स्पेशल प्लस स्टेट स्ट्रैटिफिकेशन, और कौन से विषय किस में आते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए खास हैं। और अंत में हमने सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझा। इसका अर्थ है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, और मनमानी शक्ति का अभाव। हमने देखा कि सिर्फ संविधान का होना ही संविधानवाद की गारंटी नहीं है। लुई हेनकिन के तत्व प्रीलिम्स के लिए याद रखने चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम मुख्य बातें समराइज करें, प्रीलिम्स टेकअवेज, संविधान के कार्य, अच्छे संविधान के गुण, कीवर्ड्स, वर्गीकरण, इवॉल्व्ड इनैक्टेड, रिटन अनरिटन, रिजिड फ्लेक्सिबल, आर्टिकल 368 की संशोधन प्रक्रियाएं, सिंपल, स्पेशल, स्पेशल प्लस स्टेट्स राटिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का अर्थ, रूल ऑफ लॉ और हेनकिन के तत्व। मेंस टेकअवेज, भारत के संविधान का कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण क्यों और कैसे है, एनालिसिस ऑफ आर्ट 368, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का अंतर और महत्व, रूल ऑफ लॉ की प्रासंगिकता आज के संदर्भ में। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किसी देश में वास्तविक संविधानवाद को बनाए रखने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एक विस्तृत और स्पष्ट लिखित संविधान या फिर उस संविधान की भावना को जीवित रखने वाली राजनीतिक इच्छा शक्ति, जागरूक नागरिक और स्वतंत्र संस्थाएं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली चर्चा तक नमस्कार। नमस्कार।